हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इन्हें लिखने का सही तरीका क्या है, इन्हें किस प्रकार से लिखा जाए कि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, फिर वह चाहे यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, 10th-12th हो, फिर या फिर बैचलर डिग्री के जो है हिंदी के एग्ज़ाम हो या मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम हो हिंदी सब्जेक्ट से। अक्सर हमें हिंदी से जो है कि व्याख्या लिखने के लिए प्रश्न आते ही हैं, जिसमें से हमें कभी कभी 1-2 प्रश्न आते हैं और कुछ परीक्षाओं में 3-3 व्याख्याएं भी लिखने के लिए आती हैं, जिसमें से कि हमें कुछ व्याख्या गद्य की लिखनी होती है और कुछ पद्य की लिखनी होती है। तो गद्य का संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाए, पद्य का संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाए और फिर व्याख्या किस प्रकार से लिखी जाए, तथा व्याख्या के बाद हमें विशेष टिप्पणी भी लिखनी होती है जी, या फिर हम काव्यगत सौंदर्य लिख लेते हैं, तो वह किस प्रकार से लिखा जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हमने ये पंक्तियाँ कुछ ली हैं, आइए इन्हीं से शुरू करते हैं। जैसे कि ये पंक्ति है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पंक्तियाँ हमने पढ़ ली। अब हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस शीर्षक से ली गई हैं। किताब तो हम लोग पढ़ते हैं तो किताब का नाम हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन ये पंक्तियाँ किस चैप्टर से ली गई हैं और उस चैप्टर के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, ये 2 बातें हमें पता रहेंगी तो हम आराम से संदर्भ लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें इसका संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में भक्ति काल के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में संकलित है। इस प्रकार से हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर का नेम है धनुष भंग, ठीक है, इसको, और ये तुलसीदास जो है इसको, और ये श्री रामचरितमानस, इन्हें हम इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे और एग्ज़ाम में लिखते समय अंडरलाइन कर देंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हम पूरा संदर्भ जब लिख लेंगे तो इतनी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ताकि एग्जामिनर जो है वह पूरा संदर्भ ना भी पढ़े, अगर उसके पास समय कम है तो वह इन चीज़ों को देखकर समझ जाए कि हाँ, लिखने वाले ने एकदम सही चीज़ लिखी है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने संदर्भ को लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जैसे कि चैप्टर का नाम हुआ या फिर लेखक का नाम हुआ, उन्हें हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। इस प्रकार से हमने संदर्भ लिख लिया। अब आगे देखते हैं प्रसंग। ये पंक्तियाँ देखिए कहाँ से ली गई हैं, तो ये पंक्तियाँ जो है प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। देखिए, कोई भी पंक्ति हो वह एक प्रसंग से जुड़ी होती है कि यह पंक्ति कहाँ पे आई है। ठीक है, जैसे ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ जो है धनुष भंग जब होता है सीता स्वयंवर में, तो वहाँ पे जो मंच बना हुआ होता है उस पर जब रामचंद्र जी जाते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, तो ये पंक्तियाँ वहीं से लिखी गई है। इसलिए हमने इसके प्रसंग में लिखा कि प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति का प्रसंग लिख सकते हैं। अब आगे आइए हम देखते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे। पंक्तियाँ तो हो गई, देखिए व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो ये हमने इसकी व्याख्या देख ली। आप लोग चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से याद हो जाए कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब व्याख्या के बाद हम लिखेंगे
काव्यगत सौंदर्य, जिससे कि हम लोग ये पद्य की जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसलिए हम इसमें लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। और अगर ये जो है गद्य की व्याख्या में करने को मिलेगी तो उसमें हम लिखेंगे भाषागत सौंदर्य विशेष टिप्पणी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, काव्यगत सौंदर्य में हमें उसकी काव्यगत विशेषता को लिखना होता है। इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है और इसमें विशेष क्या है। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर भाषा लिखेंगे, इसमें भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस इसमें अद्भुत है, छंद कौन सा है तो छंद दोहा है। अलंकार देखें तो इसमें अलंकार में उपमा, रूपक और अनुप्रास, ये तीनों ही अलंकार हैं, तीनों का मंजूल प्रयोग हुआ है। और गुण देखें तो इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार से हम जो है कि वो पद्यांश की व्याख्या लिखेंगे या काव्य पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य या विशेष लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें कोई गद्य दे दिया जाए, जैसे कि कुछ पंक्तियाँ नाटक से या कहानी से ली जाए, तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए ये एक गद्यांश है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ये एक गद्यांश दिया गया है। तो अब हमें इसका संदर्भ लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जो गद्यांश है वो दो बैलों की कथा, इससे लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। आइए अब देखते हैं इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कहानी के दो बैलों की कथा नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें एक हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम इसका संदर्भ लिख रहे हों तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, उसे हम लिखेंगे, और उसके बाद ये किस कहानी से लिया गया है, तथा उस जब हम गद्यांश का लिखेंगे तो लेखक लिखेंगे संदर्भ में, और अगर पद्यांश का लिखेंगे तो रचयिता या रचनाकार लिखेंगे। उसके बाद लेखक या रचनाकार का नाम लिखने से पहले हम वहाँ पे उनकी कुछ विशेषता को लिख देंगे, जिससे कि हमारा संदर्भ जो है वो और अच्छा हो जाता है और उससे थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मुंशी प्रेमचंद क्या है, प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रसिद्ध कहानीकार लिख देते हैं। या फिर जयशंकर प्रसाद अगर किस संदर्भ में आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ। इस प्रकार से उनके लिए हम कुछ विशेषण यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम संदर्भ को लिखते समय क्या करेंगे, पाठ के नाम को अंडरलाइन कर देंगे और लेखक को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये गद्य का संदर्भ लिख लिया। इसी प्रकार से देखिए हम इसका प्रसंग भी लिख सकते हैं। गद्यांश को देख लेते हैं पहले। देखिए, इसका अगर हमें प्रसंग लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि जो ये कहा गद्यांश लिया गया है दो बैलों की कथा से, जो हीरा मोती बैल होते हैं, जब वह झूरी उन्हें अपने पत्नी के भाई के घर भेज देता है तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बैलों की क्या स्थिति होती है या उनका व्यवहार कैसा होता है, उस चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये बातें जो है वो हम प्रसंग में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए, इसकी हमें व्याख्या लिखनी होगी, तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि संध्या समय जब हीरा और मोती अपने नए घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें उनके मालिक ने उन्हें भेज दिया है, तो वो दोनों दिन भर के भूखे होते हैं। परंतु जब उन्हें नाद में लगाता है उनका मालिक, तो वे उसमें मुंह नहीं डालते हैं, यानी कि भूखे होने पर भी वे खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि जिन्होंने जिस घर को उन्होंने अपना घर समझा हुआ था, वह घर आज उनसे छूट गया था, और उसी की याद में जो है उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था, जबकि वे दिन भर के भूखे थे और नाद में लगा भी दिए गए थे, फिर भी वे उसमें मुंह नहीं डालते हैं। वो उनका नया घर, नया गांव और नए आदमी, उन दोनों बैलों को जो हीरा और मोती थे, उन्हें बेगानों से लगते थे।
तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है वो हम व्याख्या में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग विशेष पर। तो इसमें हम लोग विशेष में लिख सकते हैं भाषा। तो भाषा देखिए इसमें खड़ी बोली है, भाषा लिखकर उसके हम सामने हम लोग डैश देकर लिख देंगे खड़ी बोली है। बाकी गुण देखें तो गुण इसमें भी माधुर्य है, ठीक है। और उसके बाद विशेष में हम लोग लिख देंगे कि जानवरों के माध्यम से इंसानियत का चित्रण किया गया है, वे भी किस तरीके से समझदार होते हैं और कभी कभी समझदारी पूर्वक निर्णय लेते हैं, ठीक है। भाषा खड़ी बोली हो गई, गुण माधुर्य हो गया। इस प्रकार से हम इसके विशेष को लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश दोनों का समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।